three masses, capital M equal to 100 kg, M1 equal to 10 kg and M2 equal to 20 kg are arranged in a system as shown in the figure. All the surfaces are frictionless and strings are inextensible and weightless. The pulleys are also weightless and frictionless. A force F is applied on the system so that mass M2 moves upward with an acceleration of 2 meter per second square. The value of F will be. समरी क्या है कि इस सिस्टम में ये तीन ब्लॉक हैं, हमने कैपिटल M पे एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से हुआ क्या कि M2 ऊपर की दिशा में वर्टिकली अपवर्ड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाने लग गया। तो बताना है फोर्स कितना होगा। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ एंड देयर इज आइडियलिटी विद स्ट्रिंग एज वेल विद पुली। सब कुछ आइडियल है। अब चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसका सोल्यूशन देखिए। यहाँ पर आपने जो फोर्स लगाया है वो कैपिटल M पे लगाया है, तो कैपिटल M चलेगा, इसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ फोर्स। माइट भी हो सकता है फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा रही हो, होने को कम भी हो सकती है। एक कोई पॉसिबिलिटी लिया मैंने जिसमें फोर्स बहुत ज़्यादा रहा तो क्या होगा, जो अगर फोर्स बहुत ज़्यादा रहा तो इसमें एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा आएगा। अब आप यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाइए। मान लेते हैं ब्लॉक के अंदर एक कुर्सी डली हुई है और अब उसमें आप बैठे हुए हैं और सब कुछ आप देख रहे हैं। ग्राउंड से देख रहे थे तो इस कैपिटल M में एक्सेलरेशन था, लेकिन अंदर जो अगर आप इसके बैठ गए तो फिर अब ये एक्सेलरेशन नहीं है इसमें। यहाँ पर अंदर की सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे, जैसे इसको आप देख रहे हैं, मान लो A को ग्राउंड से देख रहे हैं, तब आप बोलोगे ना कि इसमें एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर आप इस A को अंदर कुर्सी डाल के बैठ गए हो और देख रहे हो तो एक्सेलरेशन नहीं है ना, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन फिर अब आप सूडो फोर्स की रिपोर्टिंग करोगे। यहाँ पर जो अगर कैपिटल M का कुछ A एक्सेलरेशन है, कैपिटल M का कुछ अगर A एक्सेलरेशन है, तो विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम एवरी ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस अ बैकवर्ड सूडो फोर्स MA। इट विल बी एक्सपीरियंस बाय दिस एज वेल एज दिस एज वेल एज दिस। इसी फोर्स की वजह से आप कह सकते हो कि M2 जो है ना, क्या करेगा, थोड़ी देर बाद ये इससे आके टकराएगा। केवल इतना ही नहीं होगा कि इससे टकराएगा, ये M1 ये पीछे जाने लग जाएगा। अगर फ्रिक्शन होता तो बात अलग होती, फ्रिक्शन हो सकता है रोक लेता पीछे ले जाने से, बट यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऑयलिंग हो रखी है, सो M1 पीछे मूव करने लग जाएगा। तो जो M1 बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा तो फिर ये M2 ये रुका हुआ थोड़ी ना रहेगा, ये स्ट्रिंग की लेंथ को कंजर्व करने के लिए ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन है A डैश। यहाँ पर A डैश क्या है, विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसके लिए ये कहानी जो है ना बिल्कुल ऐसी ही है जैसी आप रेगुलर वे में पढ़ते हो कि एक कोई क्लिफ है, इसके कॉर्नर पे आपने पुली लगा दी और एक ब्लॉक यहाँ लगा दिया और एक ब्लॉक यहाँ लगा दिया। तो अमूमन होता क्या है कि ये जो ब्लॉक हैंगिंग वाला है ये नीचे की तरफ गिरने लग जाता है, लेकिन अगर जो कोई बड़े वाले पे बड़ा वाला फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा दे तो ये फिर ऊपर भी जाने लग जाएगा। ये वाली कहानी जो आप रेगुलर इनर्शियल फ्रेम में देखते हो, यहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी वैसा ही हो रहा है। बस वहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या है कि फोर्स लग रहा है इधर को, लेकिन फोर्स रियल में नहीं है, वो एक सूडो फोर्स है। कितना होगा सूडो फोर्स, ये आपका हो जाएगा, इस पे अगर सूडो फोर्स आप लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा इसका मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन 10A। ठीक है, नाउ यहाँ पर A डैश इसकी वैल्यू गिवन है, ये है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे हम बहुत आसानी से रस्सी की टेंशन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 20 kg का है तो 200 न्यूटन का डाउनवर्ड ग्रेविटी लगेगा और रस्सी की जो टेंशन होगी, रस्सी की जो टेंशन होगी निश्चित है कि वो बहुत ज़्यादा होगी, तभी नेट फोर्स अपवर्ड आया है और यहाँ पर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी फॉर द M2 विल बी व्हाट, T देन माइनस 200 नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इन M2
विल बी m2 इंटू ए हेयर इज 2, सो टी डैश आसानी से आप समझ गए कि ये 240 न्यूटन होगा। यहाँ पर आप 240 लिख सकते हैं। ये 240 न्यूटन का टी यहाँ पे भी आएगा, लेकिन आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि m1 आपका एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, नहीं। यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगा है। ये जो सूडो फोर्स है इससे आपको तुलना करनी है, इतना ज़्यादा है कि ये इधर ही जाएगा। ये इधर कितने एक्सेलेरेशन से जाएगा? ये इधर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने एक्सेलेरेशन से ये ऊपर जाएगा उतने से ये इधर को जाएगा। तो यहाँ से ए निकाल लो। ए क्या कैसे निकलेगा? नेट फोर्स इन दिस वे, ये है आपका फोर्स 10A, ये है 240। तो नेट फोर्स इन माइनस एक्स डायरेक्शन विल बी 10A माइनस 240 विल बी m इंटू ए, 10 इंटू 2। ये हो गया। अब यहाँ से जो ए आएगा, लेट अस सी कितना आएगा। ये हो गया आपका 240 प्लस 20 260, ए की वैल्यू 26 आ गई। मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो ब्लॉक है आपका 100 kg वाला, ये 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से आगे की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा से इस ब्लॉक को बनाइए, नहीं वहाँ खिचड़ी बनी जा रही है। ये आपका ब्लॉक 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से आगे को जा रहा है। इसी एक्सेलेरेशन की वजह से इसमें 26 इंटू 10 यू कैन से 260 न्यूटन का फोर्स लगा पीछे को। 240 न्यूटन की टेंशन आई, आने के बावजूद इसमें 20 न्यूटन बना पीछे को, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन आया पीछे को। और इसमें 200 नीचे को था, लेकिन टेंशन ज़्यादा थी बाई व्हाट 40, तो 40/20 यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन इसमें बना ऊपर को। पूरी कहानी क्लियर हो रही है। नाउ हम बात करेंगे ओनली बिगर वाले की, 100 kg वाले की। इसका एक्सेलेरेशन आपने कहा 60 kg होगा। इस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में भी आप बात करें तो इस पर लगने वाले फोर्सेस में एक फोर्स तो यहाँ पर कैपिटल F आप दूर से ही दिख रहे हो कि लग रहा है। और भी फोर्सेस लगेंगे क्या? कंसीडर ऑल द फोर्सेस, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, एवरीथिंग। नॉन कॉन्टैक्ट में तो ग्रेविटी है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, इग्नोर करिए। हमें तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन नोन है, उसी डायरेक्शन में हम बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स ये लगेगा, एक ये m2 ये लगाएगा, एक ये m1 ये भी लगाएगा। यहाँ पर ये जो रस्सी है, जो पुली है, ये भी लगाएगा। तो यहाँ पर ये पुली मैंने बना लिया। क्या इस रस्सी के द्वारा कोई फोर्स लगाया जाएगा? जी बिल्कुल। मोस्टली आप लोग इसी फोर्स को इग्नोर करते हैं, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। रस्सी में ये जो 240 न्यूटन का टेंशन है, इसका मीनिंग ये है कि 240 न्यूटन का फोर्स बाय द स्ट्रिंग ऑन दिस m1 लगाया जाएगा, एंड बाय द स्ट्रिंग इस पुली पे भी लगाया जाएगा। पुली पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, रस्सी पुली को अपनी तरफ 240 न्यूटन के फोर्स से खींचेगी। और क्या कोई फोर्स लगेगा? m1 के द्वारा कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल फोर्स, लेकिन हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स से मीनिंग रखना है। ऐसा तो फिर ये वाली रस्सी ये भी फोर्स लगाएगी, लेकिन हमें तो केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स से मीनिंग रखना है। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स की अगर हम बात करें तो ये जो m2 है ना, ये भी अप्लाई करेगा। इसको मैंने n से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये n हमें नहीं पता है, लेकिन हम इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे? इसके लिए आप m2 को ओनली कंसीडर करें और इस पर यही n अप्लाई करवा दें। क्यों? क्योंकि जब m2 ने n के बराबर का फोर्स कैपिटल M पे बिगर वाले पे लगाया, तो बिगर वाला बैठा थोड़ी ना रहेगा, बिगर वाला m2 पे उतनी आगे को लगा देगा, और उसी की वजह से m2 जो है आगे को चल पड़ेगा। और m2 ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद दिस। सो जो एक्सेलेरेशन आपने कहा है 26 फॉर दिस, दैट विल ऑल्सो विल बी फॉर m2। इसीलिए जो अगर आप m2 और कैपिटल M को टुगेदर कंसीडर कर लें तो ये आपका फोर्स इंटरनल हो जाएगा, इसको निकालना नहीं पड़ेगा और आप बच जाएंगे। मोस्टली लोगों ने ऐसे ही किया है, करना भी चाहिए, लेकिन हमने ऐसे इसलिए किया कि पहले समझ में तो आ जाए, नहीं फिर आप स्वयं से नहीं कर पाएंगे, समझ में सब आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया है
तो आप चाहे तो n की वैल्यू निकाल लो और फिर वो यहाँ पे रख दो, दोनों को अलग अलग डील कर लो, और चाहे इन दोनों को टुगेदर कंसीडर कर लो। इसको टुगेदर मैंने कंसीडर कर लिया, तो जो आपका ये n है ये इंटरनल हो गया, और अब जो एक्सटर्नल फोर्सेज में आएगा दैट विल बी दिस वन एंड दैट वन। तो F माइनस 240 विल बी, दोनों का मास टोटल जोड़ के बताना, m और m2 100 और 20 120 हो गया, और एक्सेलरेशन था 26, तो ये आ जाएगा 12 गुणे 26, ये आएगा 3120 और प्लस 240, तो ये आ जाएगा आपका 3360। हाँ ठीक है, आंसर आ चुका है। लेकिन अभी थोड़ा आपको रिमार्क यहाँ पे देना है, क्या कि लेंदी हुआ है सॉल्यूशन, लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अगर सॉर्ट करना चाहें हम तो सॉर्ट तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आप चाहें तो इन तीनों को, इनको टुगेदर एक साथ कंसीडर कर सकते हैं। आप बोलोगे सर ये क्या कह रहे हो, हमने तो सुना था कि केवल वही ब्लॉक टुगेदर कंसीडर करते हैं जो मूविंग टुगेदर होते हैं, सेम एक्सेलरेशन से जाते हैं। जो अगर सारे अलग अलग एक्सेलरेशन से जा रहे हो तो भी सब इकट्ठे कंसीडर कर लोगे क्या? जी हाँ कर लेंगे। तब बस फार्मूला जो होगा वो FEXT का M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हम इसकी बात करें तो ये आपका 100 है, इसका एक्सेलरेशन 26 है। इसकी बात करें तो इस पे आपका M2 ये 20 है, एक्सेलरेशन इसका भी 26 है। और इसकी बात करें, अब यहाँ गौर फरमाइएगा, इसका एक्सेलरेशन आपने कहा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्या ये सही है? सही भी है, गलत भी है। यहाँ पर जितने भी एक्सेलरेशन है सारे एक ही फ्रेम में होने चाहिए, सारे या तो आप नॉन इनर्शियल के टर्म में ले लो या चाहे सारे आप ग्राउंड फ्रेम में ले लो, लेकिन फ्रेम एक ही रखो। बिटवीन एन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन के बीच में फ्रेम स्विच मत करिए, ये पाप है, गलती हो जाएगा। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन आप कह रहे हो इस M1 का है, ये बात सही है, लेकिन इस कुर्सी वाले के लिए, कुर्सी वाले के लिए ना बात करें आप ग्राउंड पर जो लोग हैं उनसे बात करें। कुर्सी में जो लोग बैठे हैं वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चीज़ें समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे कुर्सी वाले ने कहा कि 2 मीटर पीछे जाएगा ये, लेकिन ग्राउंड वाले ने कहा कि कुर्सी वाला खुद 26 आगे चला जाएगा। तो 26 आगे जाके 2 मीटर पीछे आए तो ओरिजिनलिटी में तो आप 24 मीटर ही आगे गए ना। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम जो एक्सेलरेशन है वो 26 नहीं है, वो 2 भी नहीं है, वो 24 है। अब आप इसे सॉल्व कर लो, अगेन यू विल गेट सेम रिजल्ट। तो शॉर्ट बनाने की बात ना करिए, क्वेश्चन को आसान बनाना, कंसेप्चुअली करेक्ट करना और शॉर्ट बनाना ये अलग अलग कहानी है। शॉर्ट बनाना होता तो मैं सीधे ऐसे कर दूं, आंसर तुरंत ही आ जाएगा फिर, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। अभी आपको सब समझ में इसलिए आया क्योंकि पहले मैं पूरा बेसिक कवर कराया हूँ। आई थिंक आंसर आपका ओके है 3360।